हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? सामने देखो, 10th क्लास का बच्चों बिहार बोर्ड का हिंदी विषय का आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, 10th क्लास में बच्चों हिंदी विषय को देखेंगे तो हिंदी का दो किताब है, दो बुक्स हैं 10th क्लास में। एक का नाम है बच्चों गोधूली, ठीक है। एक किताब का क्या नाम है? गोधूली नाम है, ठीक है। गोधूली भाग 2 10th क्लास का ये किताब है, ठीक है। अब एक है किताब वर्णिका, एक किताब का नाम है वर्णिका, ठीक है। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ये जो गोधूली है ना, गोधूली, इसी गोधूली को हम लोग ना इसी किताब का पहला चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। इस बुक्स में जो हिंदी का किताब है बच्चों 10th क्लास का बिहार बोर्ड के लिए बच्चों, इस बुक्स में टोटल 24 चैप्टर्स 24 पार्ट है, जिसमें 12 कहानी है और 12 कविता है। आप सभी को मैं बच्चों एक एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। 12 कहानी भी पढ़ाऊंगा, 12 कविता भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे एक एक चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो एक हर चैप्टर का आपको 20-20 या 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तब मैं आपको टेस्ट लूंगा आप लोगों का, ठीक है। टेस्ट क्विज कराया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट आप कैसे देंगे बच्चों? इस टेस्ट के लिए आपको करना है क्या है बच्चों? आपने कोचिंग का टेलीग्राम जो चैनल है क्वेस्ट कोचिंग सेंटर गोपालगंज, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लो बच्चों। वहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ जब मैं करा दूंगा, तो वहाँ पे एक टेस्ट लिंक आपको शेयर करूंगा। टेस्ट को ओपन करना और आप एग्जाम देना, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर है बच्चों, और इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न को पूछे भी जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिससे लेखक कौन है बच्चों? भीमराव अंबेडकर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भीमराव अंबेडकर जी इस पाठ के लेखक हैं, ठीक है। बच्चों हम लोग जो भी पाठ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लेखक परिचय को पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि बिहार बोर्ड में बच्चों लेखक परिचय से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, इस लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलो लेकर के चलते हैं बच्चों लेखक परिचय पे। देख ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, लेखक परिचय। बच्चों लेखक परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसको हर एक पॉइंट को बच्चों इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया पॉइंट्स है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बच्चों आपको दिखेंगे, यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पॉइंट्स है। कभी न कभी सभी पॉइंट्स को बच्चों एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन आप उठा करके देखेंगे तो पूछा गया है, ठीक है बच्चों। एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो पाठ है ना, ध्यान से देखना, ये जो पाठ है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह क्या है बच्चों? तो यह एक निबंध है, याद रखिएगा बच्चों। यह क्या है? तो यह एक जो पाठ है ना, यह एक निबंध है। ध्यान से बच्चों याद रहे, निबंध है। कोई पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए निबंध है, ऑप्शन बी दिया रहेगा भाषण है, ऑप्शन बी क्या दिया रहेगा बच्चों? भाषण है, ऑप्शन सी दिया रहेगा बच्चों ललित निबंध या कहानी लिख देते हैं, कहानी है, ठीक है। ऐसे करके या ऑप्शन डी दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप किस पे टिक लगाओगे बच्चों? आप निबंध पे टिक लगाओगे। ये जो पाठ है ना बच्चों, यह एक निबंध है। चलो अब यहाँ पे बच्चों हम लेखक परिचय से शुरू करते हैं। ध्यान देना मेरे बाबू, ध्यान से देखना। देख मेरे दोस्त, देखो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म बच्चों आज 15 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल था। कल ही भीमराव अंबेडकर जी का जयंती था, और भीमराव अंबेडकर जयंती हम लोगों ने कल मनाया भी था। अपने जिला में भीमराव अंबेडकर जी का जयंती के लिए एक बहुत सारा जुलूस भी निकाला गया था बच्चों, हम लोगों ने देखा ना। तो कल नहीं, देखो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? मतलब 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था बच्चों?
तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किस जिला में, तो मध्य प्रदेश के महू जिला में बच्चों। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे बच्चों। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ये पॉइंट एक याद रखिएगा बच्चों। कौन सी राज्य में, मध्य प्रदेश एमपी में हुआ था बच्चों, और किस जिला में, महू में हुआ था। एक पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर लंदन इंग्लैंड गए थे बच्चों। पूछा जाएगा बच्चों भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ गए, तो आपको पता होना चाहिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में गए थे और फिर लंदन इंग्लैंड में गए थे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध और कबीर इनके प्रेरक थे। पूछा जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी किन से प्रेरणा लेते थे अपने जीवन में, तो अपने जीवन में बच्चों बुद्ध भगवान से और कबीर दास से ये प्रेरणा लेते थे बच्चों, इनके प्रेरक थे। बुद्ध भगवान और कबीर दास इनके प्रेरक थे, याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद ये वाला पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी। भीमराव अम्बेडकर जी बहुत सारे किताब से लिखे, बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं, किताबें बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो इनके कुछ किताबें का नाम बता रहा है, तो इनका कुछ यहाँ पे रचनाएं कुछ है। द कास्ट इन इंडिया पहला किताब हो गया, द कास्ट इन इंडिया। दूसरा है बच्चों बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और भी बहुत सारे किताब लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि यही दो है, बट ये तो फेमस है, एग्जाम में आने की इसका संभावना है, इसलिए बच्चों इसको आप भूलेंगे नहीं। द कास्ट इन इंडिया और एक है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये दो किताबें इनका फेमस किताब है बच्चों। दो रचना जो है इनका फेमस रचना है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा बच्चों इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गया। 6 दिसंबर इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गया, याद रखेंगे बच्चों। उसके बाद याद रखिएगा प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है बच्चों परीक्षा में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है इस कहाँ से लिया गया, स्रोत क्या है, स्रोत। तो बच्चों स्रोत एक भाषण है बच्चों, ये भाषण से लिया गया। स्रोत क्या है, भाषण से लिया गया है। तो किस भाषण से लिया गया है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यह एक भाषण है, ठीक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है। इस भाषण को किसने लिखा, भीमराव अम्बेडकर जी ने, वहीं से इस भाषण को लिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद होना चाहिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है बच्चों कहाँ से लिया गया है, तो यह एक भाषण से लिया गया है। कौन सी भाषण से लिया गया है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इसमें लेखक ने जातिवाद के आधार पर, की जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया बच्चों। इसमें लेखक जो भीमराव अम्बेडकर जो है बच्चों जातिवाद का विरोध किया है, इसमें जो हम लोगों ने जातिवाद बना रखा है उसका विरोध किया है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो देखो बच्चों इतना सारा पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, ठीक। आपको बच्चों याद होनी चाहिए ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर जी हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इनका जन्म याद होना चाहिए बच्चों, जन्म कब हुआ था इनका याद होना चाहिए बच्चों, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, किस जिला में, महू जिला में, याद होना चाहिए। इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ पे किए थे बच्चों, ये पता होना चाहिए आपको, न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, लंदन जो इंग्लैंड में, ये बात याद होनी चाहिए। इनके प्रेरक कौन थे बच्चों, बुद्ध और कबीर इनके प्रेरक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, द कास्ट इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये दो इनकी रचनाएं थी। इनका निधन कब हुआ, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गया बच्चों, ठीक है। ये जो पाठ है बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो एक भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा है, भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा है। किस भाषण से लिया गया है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ये इतना पॉइंट बच्चों आपको किसी भी कीमत पे पता होनी चाहिए बच्चों। जब मैं टेस्ट पेपर आपके लिए क्रिएट करूंगा बच्चों, मैं टेस्ट पेपर जब मैं आपको लिंक भेजूंगा टेस्ट का, तो ये सभी क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। यहाँ पे देखो 1 क्वेश्चन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 क्वेश्चन है, 5 बन गया, 6, 7,
8 है, 9 क्वेश्चन, और यहाँ पे ये पार्ट कौन लिखे हैं 10 क्वेश्चन, तो यहीं से बन गया बच्चों। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को बच्चों आपको लिख करके रखना है, नोट्स बनाना है बेहतरीन तरीके से, अच्छा राइटिंग में नोट्स बनाए बच्चों, और हर एक पॉइंट को आप लिख करके रखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने लेखक परिचय तो देख ही लिया और समझ लिया, और हर एक पॉइंट को आप याद करके रखेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों पाठ सारांश पे। देखिए पाठ सारांश बच्चों, जो किताब है ना आपका गोधूली, उसका पहला पार्ट में ना बड़ा सा पार्ट है, लेकिन उसमें हमें क्या किया बच्चों, उसमें का जो मेन पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों, सारांश का मतलब क्या होता है, बड़ा सा पार्ट को छोटा कर देना और उसमें पूरा पॉइंट उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, जो मेन पॉइंट होता है। तो इस पाठ सारांश में इतना ही नहीं है बच्चों, एक और पेज है। ठीक है, 2 पेज है, यहाँ पे 2 स्लाइड है बच्चों, पाठ सारांश का 2 स्लाइड हम आपको कंप्लीट करेंगे, और हर एक पॉइंट को, हर एक फैक्ट को मैं इस दोनों स्लाइड में इंक्लूड किया हूँ, और हर एक चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक एक लाइन मैं आपको इसमें समझाऊंगा बच्चों, हर एक लाइन आपको समझ में आएगा। जब पूरा ये पाठ सारांश कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पे देखो अभ्यास करवाऊंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं दिया हूँ बच्चों, देख लो यहाँ पे, ये पाठ के जो ये चैप्टर का जो कुछ क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली में जो उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, मैं वहीं से उठाया हूँ सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबका मैं आंसर भी बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखेंगे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, जब ये पूरा ये कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कराऊंगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव सवाल कंप्लीट होगा बच्चों, तो फिर हम लोग बच्चों टेस्ट पे चलेंगे, टेस्ट होगा बच्चों। तो आप सब तैयार रहे बच्चों, एक एक चीज को अच्छा से देखें। चलिए आइए पाठ सारांश पे आते हैं। ठीक है, पाठ सारांश देखिएगा, पाठ सारांश एक एक लाइन को अच्छा से पढ़ना है। देखिएगा बच्चों, यहाँ देखिए भीमराव अम्बेडकर जी क्या करें, हमारी सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आज के युग में भी लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी क्या कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर जी के लिए विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना है, हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। भीमराव अम्बेडकर जी आज भी आश्चर्यचकित है, इस बात को लेकर के आश्चर्य में पड़े हुए हैं बच्चों। उनके लिए सबसे बड़ी विडंबना है बच्चों, भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, कि आज के युग में भी लोग जो है जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया बच्चों, हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए, टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया, लेकिन आज के ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग हैं बच्चों जो जातिवाद का, जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। ये भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है। भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, ये बात भीमराव अम्बेडकर जी के विडंबना की बात है, बड़ी विडंबना की बात है कि आज के युग में भी लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। अब यहाँ पे बच्चों जो जातिवाद के पोषक हैं, जातिवाद के पोषक मतलब क्या, जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हाँ जातिवाद ठीक है, जातिवाद को पक्ष में ये अपना बात करते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग जातिवाद के पोषक कहते हैं। तो जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। ठीक है, जातिवाद के पोषक क्या कह रहे हैं, जातिवाद के जो पोषक है ना वो कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार जाति प्रथा का विभाजन हुआ था। जाति प्रथा देखिए यहाँ पे, इस विभाजन से लोगों के कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होती है। जो जातिवाद के पोषक है बच्चों कह रहे हैं कि जातिवाद जो है, जाति प्रथा जो है सही है, जाति प्रथा बहुत अच्छा है, ये कर्म के अनुसार जाति प्रथा का बनाया गया था, विभाजन किया गया था बच्चों, और ये जाति प्रथा से कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होती है। ये जातिवाद के जो पोषक है उनका कहना है बच्चों, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा थोड़ी है कि जाति प्रथा से कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी, नहीं, जाति प्रथा से कार्य कुशलता में बढ़ोतरी नहीं होती है बच्चों। चलो देखते हैं भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहते हैं। देखिए, जाति प्रथा किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक की बात है। जाति प्रथा किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक की बात है। इसे माथे पर
ढोते रहना अनुचित है। भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहते हैं बच्चों, जो जाति प्रथा है बच्चों, किसी भी सभ्य समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए कलंक की बात है। इसे माथे पर ढोते नहीं रहना चाहिए, माथे पे ढोते रहना अनुचित है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि श्रम विभाजन अनिवार्य है, परंतु यह स्वाभाविक होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी क्या कर रहे हैं बच्चों, भीमराव अम्बेडकर जी भी ये बात कर रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि श्रम विभाजन स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन ये सबके लिए ना बच्चों, ये सबके लिए स्वाभाविक होनी चाहिए, मतलब श्रम विभाजन अनिवार्य है। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं चलो भाई मान लेता हूँ कि श्रम विभाजन अनिवार्य है, लेकिन ये सबके लिए स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो बच्चों, ऐसा नहीं हो। देखिए ये क्या लिखा है, सभी के लिए लाभ का रास्ता खुला होना चाहिए। कुछ वर्गों को लाभ और कुछ वर्गों को हानि हो तो यह नहीं चल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति प्रथा से कुछ वर्गों को लाभ हो और कुछ वर्गों को हानि हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब बताइए, जो जाति प्रथा में जो बंध चुके हैं, जो क्या है कि कर्म के अनुसार जाति को बढ़ाया गया था, अब ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि इसमें किसी समुदाय के लोगों को ज़्यादा मुनाफा हो जाए, फायदा हो जाए, और किसी समुदाय के लोगों को नुकसान भी तो हो सकता है बच्चों इसमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं ठीक है चलिए श्रम विभाजन अनिवार्य है, परंतु ये स्वाभाविक होनी चाहिए। अगर स्वाभाविक है तो मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, अगर नहीं है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। श्रम विभाजन जो है, ये जाति प्रथा जो है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है। तो कोई भी मनुष्य, आप देखिए, कोई भी मनुष्य भले ही किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसे अपने रुचि के अनुसार काम को करने देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का मन भी लगा रहता है और मनुष्य अपने काम में सफल भी बना रहता है। बच्चों भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, देखिए, कोई भी मनुष्य किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको हर एक काम करने का अधिकार होना चाहिए। वो चाहे वो काम वो कर सके, जिस काम को वो चाहे उस काम को कर सके, जिस काम में उसका मन लगे, जिस काम में रुचि हो वो काम करे। अब ऐसा नहीं बच्चों कि जाति प्रथा में क्या किया गया बच्चों, श्रम का विभाजन कर दिया गया है कि आप इस जाति के हैं तो आप यही काम करेंगे। ऐसे कैसे चलेगा बच्चों। अब मेरे को देख लो बच्चों, मैं एक बनिया हूँ और मेरे से कहा जाए बनिया का क्या काम है बच्चों, व्यापार करना, अनाज बेचना, बाजार में ले जा करके साइकिल पे दो तीन क्विंटल में गेहूं लाद लूँ, चावल लाद लूँ, मार्केट में बाजार में ले जा करके रख करके बेचूँ। क्या ये काम हमसे होने वाला नहीं है बच्चों, ये नहीं हो पाएगा। और जबरदस्ती कहा जाएगा बच्चों, क्योंकि जाति प्रथा में क्या होता है कि श्रम को विभाजन भी किया गया है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम को विभाजित कर दिया गया कि आप इस जाति के हैं तो आप यही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। तो वैसे क्या होता है, मैं जिस जाति का हूँ, मैं बनिया हूँ, तो वही काम करूँगा बच्चों, तो मुझसे वो काम हो नहीं पाएगा बच्चों, उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों। तो मैं क्या होगा, मैं अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उसी में दबे रह जाऊँगा, इसी काम का मैं गुलाम बन करके रह जाऊँगा, और मैं हो सकता है कि बेरोजगार भी हो जाऊँ, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मुझे जिस काम में रुचि है, जैसे मुझे पढ़ाने में रुचि है बच्चों, ठीक है, मैं पढ़ाना मेरा पैशन है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और इसमें मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ बच्चा, है ना। तो ये क्या है ना बच्चों कि अपने काम, मनुष्य जिस काम में जिसमें रुचि हो उसके अनुसार उसको काम करने देना चाहिए। अगर जिस काम में मनुष्य को रुचि है उसके अनुसार वो काम करता है तो उस काम में वो सफल बना रहता है, तो आगे तक चला जाता है, वही काम उसका कैरियर भी हो जाता है बच्चों, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों कि जाति प्रथा में श्रम का विभाजन कर दिया गया है, तो वैसे ही जो काम इसके दादाजी किए वही काम इसके पिताजी करे, वही काम हम भी करें, वही काम मेरा बेटा भी करे। तो ऐसे करने से क्या होता है बच्चों, दिक्कत हो जाती है। ऐसे क्या ना, मनुष्य अधिक दिन तक इसका मतलब रोजगार नहीं चल पाता, वो बेरोजगार हो जाएगा बच्चों, दिक्कत हो जाती है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी यही सब कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, वही बात है, कोई भी मनुष्य भले ही किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसे अपने रुचि के अनुसार काम को करने देना चाहिए, ठीक है, अपने रुचि के अनुसार काम को करने देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का मन भी लगा रहता है और मनुष्य अपने काम में सफल भी बना रहता है। भीमराव अम्बेडकर जी का आता है, ठीक है बच्चों। मैं अपने रुचि के अनुसार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं इस काम में मेरा मन भी लगा रहता है और मैं इस काम में सफल भी बना हूँ बच्चों।
तो यही भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो मेरे दादाजी काम किए वही काम मेरे पिताजी करें, वही काम मैं भी करूं और वही काम मेरा बेटा भी करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ये भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे दूसरा स्लाइड में लेकर के चलते हैं। ठीक है, आपको ये सारा स्लाइड समझ में आ गया होगा बच्चों। आप इस सभी को एक बार और अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं। चलो तो बच्चों चलते हैं दूसरा स्लाइड पे आ गए हम। ठीक है, अब देख रहा हूं बच्चों दूसरा स्लाइड में क्या क्या बातें कहा गया, देखिएगा। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बच्चों भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य को जीवन भर, माफ कीजिएगा, मनुष्य को जीवन भर एक पेशे से बांध दिया जाता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। बच्चों भीमराव अम्बेडकर जी क्या कर रहे हैं, देखिए, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाता है, यह स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन नहीं होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है ही नहीं है बच्चों। इसमें क्या होता है, किसी भी मनुष्य को एक ही पेशा में बांध दिया जाता है बच्चों। ठीक है, भले वो उसके लिए उपयुक्त हो या नहीं हो, उस पेशा को वो कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा हो, उसी में उसको बांध दिया जाता है। ठीक है बच्चों, भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन उचित नहीं है। सभी को अपना पेशा स्वयं चुनने, छोड़ने, बदलने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी पेशा कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मनुष्य को भूखे मरने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता है। बात सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। इसीलिए तो बच्चों आज हम लोग भी नमन करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी को। बच्चों बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लगा बच्चों। क्या कर रहे हैं, जाति प्रथा पर आधारित, देखिए जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन उचित नहीं है। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को एक पेशा में बांध दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने पेशा को चुनने का अधिकार होना चाहिए, पेशा को बदलने का अधिकार होना चाहिए, पेशा को छोड़ने का अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई पेशा शुरू किया, कोई काम शुरू किया, वो क्या है कि वो नहीं चल पाया, तो छोड़ेगा, दूसरा काम शुरू करेगा, बच्चों बदल देगा उसको, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस जाति प्रथा में क्या हुआ कि श्रम का विभाजन किया गया है, आपको यही सारा काम कर, श्रम विभाजन के काम का बंटवारा, आपको यही काम करना, आप इस जाति के हैं तो आप यही काम करेंगे, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। जो ये भीमराव अम्बेडकर जी समझा रहे हैं। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य को गुलाम बनाकर छोड़ती है बच्चों। जाति प्रथा पर देखिए, जाति प्रथा पर आधारित जो श्रम विभाजन है वो क्या है, जाति प्रथा पर जो आधारित जो श्रम विभाजन है मनुष्य को गुलाम बना करके छोड़ती है। क्योंकि जाति प्रथा बनाया गया, उसमें श्रम का विभाजन कर दिया गया कि आप इस जाति के हैं तो आप यही काम करेंगे, दूसरा काम आपको नहीं करना है बच्चों। तो इसमें तो मनुष्य तो गुलाम बन जाएगा, मनुष्य कुछ कर नहीं पाएगा बच्चों। अगर जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन किया जाए तो देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भी बन सकती है। अगर जाति प्रथा पर बच्चों श्रम का विभाजन कर दिया जाए तो हमारे देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, लोग बेरोजगार हो सकते हैं बच्चों, लोगों से भाई अब देखो थोपा जाएगा, काम को थोपा जाएगा बच्चों। जो पूर्वजों का काम वही काम आपको करने को दिया जाएगा, भले ही आप उस काम को जानते हैं या नहीं जानते, उस काम में आपको रुचि है या नहीं है, आप उस काम को अच्छा से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ना वह जाति प्रथा है बच्चों, उसमें श्रम को विभाजन कर दिया गया है, आपको वही काम करना है, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें लोग बेरोजगार हो जाएंगे, देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भी बन सकती है और हमारा देश बिखर सकता है। और ऐसे करने से बच्चों हमारा देश जो है बिखर सकता है, टूट सकता है ना। हमारे देश का जो जीडीपी है वो डाउन हो सकता है, कम हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश न बिखरे, इसके लिए हमारे देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए लोगों में एकता, भाईचारा आदि भावना होनी चाहिए। मेरे दोस्तों देखो, मेरे बच्चों यहाँ ध्यान दें, हमारा देश न बिखरे, हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश का
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बेहतरीन हो बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा हो। इसके लिए क्या होनी चाहिए बच्चों, हमारे देश में जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन नहीं होनी चाहिए बच्चों, लोगों में एकता होनी चाहिए बच्चों, भाईचारा होनी चाहिए, हमारे देश में अखंडता होनी चाहिए बच्चों, हमारे देश के प्रति सभी में राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए बच्चों। अगर ये सब है तो हमारे देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी बच्चों, अन्यथा हमारा देश टूट जाएगा। ये सब होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, भीमराव अम्बेडकर जी कितना प्यार से इतना अच्छा बात को, इतना बेहतरीन कंटेंट को इसमें समझाया है बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या बातें बताए गए हैं बच्चों, क्या क्या नहीं है बच्चों, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का ही नाम है बच्चों, यानी कि इसमें देखो तो जाति प्रथा में क्या किया गया है, श्रम को विभाजित कर दिया गया है बच्चों। जो व्यक्ति जिस जाति का है वह वही काम करेगा, भले उस काम में वो पारंगत हो या नहीं हो, काम को कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा हो, उसको उसी काम को थोप दिया जाता है इसमें बच्चों, वही काम उसको करना है बच्चों, ठीक है। तो ये दिक्कत है बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, काम को अच्छा से नहीं कर पाएगा और वो नहीं जाता है तो, ठीक है। तो हमने बच्चों पहला स्लाइड और दूसरा स्लाइड दोनों स्लाइड को हमने अच्छा से पढ़ा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और एक बार और आप इसको पढ़िएगा अच्छा से समझ करके। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो अभ्यास का जो प्रश्न है बच्चों, इसमें 8 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। अभ्यास में 8 प्रश्न दिया गया है बच्चों, और 8 प्रश्न का आंसर हम आपको समझा रहे हैं। आप 8 प्रश्न का आंसर खुद से लिखेंगे। देखिए बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट है, आप जितना बेहतरीन इसका कंटेंट बनाएंगे पेपर में, जितना अच्छा से लिखेंगे, बना बना करके लिखेंगे, उतना ही बेस्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है बच्चों, पहला प्रश्न को देखते हैं। शुरू किया जाए, प्रश्न को शुरू करें बच्चों। पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है बच्चों, लेखक किस विडंबना की बात करता है। देखो इसके आंसर कैसे लिखेंगे, लेखक उस विडंबना की बात करता है कि, देखो ध्यान से देखना, कि आज के युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। जाति प्रथा का समर्थन करने वाले आज भी कुछ लोग हैं। अब विडंबना का स्वरूप क्या है बच्चों, इसका क्या स्वरूप है, बहुत सारा उसका स्वरूप है, रूप क्या है उसका। देखिए आज के लोग ये जाति प्रथा का समर्थन करते हैं बच्चों, तो ये जातिवाद के जो पोषक है बच्चों, वो करें कि जाति प्रथा अच्छा है, ठीक है, जाति प्रथा में लोगों के कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ऐसा कुछ है क्या, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जाति प्रथा तो सब समाज के लिए कलंक की बात है बच्चों, जाति प्रथा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन का ये तो होना ही चाहिए, जाति प्रथा को देख करके श्रम को विभाजित कर दिया जाए, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसके आंसर बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसके आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे, हमारी सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि, तो हम कहेंगे लेखक की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज के युग में भी लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, ठीक है बच्चों। यही इसकी विडंबना, लेखक की विडंबना यही है बच्चों, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं बच्चों। जो जातिवाद के पोषक हैं, जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, क्या बात बताते हैं, तो इसका आंसर देख लो भाई, यहाँ पे देख लो। देखो जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था, इस विभाजन से लोगों के कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होती है। यही सब लिखेंगे बच्चों। देखिए जातिवाद के पोषकों का क्या कहना है ना, कहना बच्चों, एक मिनट। देखिए जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था, इस विभाजन से लोगों के कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होती है बच्चों। यही तो जातिवाद के पोषकों का कहना है बच्चों, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। जातिवाद में बच्चों, जाति प्रथा में बच्चों श्रम विभाजन कर दिया जाए तो ये स्वाभाविक नहीं है बच्चों, ये गलत है। इसमें किसी वर्ग के लोगों को फायदा हो सकता है, किसी वर्ग के लोगों को नुकसान हो सकता है। इसमें क्या है कि बच्चे एक ही पेशा को बांध दिया जाता है, भले ही वो उचित हो या नहीं हो, तो ये गलत है बच्चों। तो इसका आंसर आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों आंसर आपको बनाना है, ठीक है।
हमें जरूरी नहीं कि हम जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ से लेकर के आते, ये तो मेन कंटिन्यू तो आपको डालना ही है। आप अपने मन से भी शब्द को बढ़ाएं। एक क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर, जैसे हर एक प्रश्न का आंसर आपको जो देना है बच्चों, वो कम से कम 30 शब्द में होना चाहिए। 30 शब्द से कम में आपको आंसर नहीं देना है, कम से कम 30 शब्द आप उस पर बनाएंगे। 30 शब्द से अगर अधिक हो जाता है तो बेस्ट है, बहुत बढ़िया है बच्चों। कम से कम 30 शब्द होनी चाहिए, तो आप अच्छा से लिखेंगे समझ करके, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे 2 बार 3 बार तो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक की क्या आपत्ति है? जो जातिवाद के पोषक हैं बच्चों, जो जातिवाद के समर्थक लोग जो हैं, वो जो बात कर रहे हैं कि जातिवाद जो है ये सही है, इसमें कार्य में, इसमें क्या है कि कार्य में बढ़ोतरी होती है, तो इसमें क्या आपत्ति है? इसको लेखक की क्या आपत्ति है? भीमराव अम्बेडकर जी को जाति प्रथा से, यहाँ पे जाति प्रथा से श्रम विभाजन से क्या आपत्ति है? क्यों ये भीमराव अम्बेडकर जी जाति प्रथा को विरोध कर रहा है? बहुत सारा कारण है बच्चों। जाति प्रथा का विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि जाति प्रथा में बच्चों मनुष्य को एक पेशा से बांध दिया जाता है, भले ही वो पेशा उपयुक्त हो या नहीं हो, वो मनुष्य एक ही पेशा को करते रहता है बच्चों, भले ही वो अच्छा हो या नहीं हो, उसमें उसका आय हो या नहीं हो, उसमें उसका रुचि हो या नहीं हो, एक ही पेशा में बांध दिया जाता है, जो स्वाभाविक नहीं है। यही बात लिखेंगे बच्चों, यही तो है। तो यही तो आपत्ति है ये लेखक को कि वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक से नहीं कर पाते, देश हमारा बिखर सकते हैं, ये सब तो आपत्ति है लेखक के लिए, ये सब ठीक नहीं है। अब चौथा प्रश्न क्या है बच्चों? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण बनी हुई है, कैसे? बच्चों जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण बनी हुई है, कैसे? जाहिर सी बात है बच्चों, अगर कोई भी मनुष्य को जाति प्रथा में, अगर उनकी बात मान रहे बच्चों, जाति प्रथा में श्रम को विभाजन कर दिया गया है, तो वो जिस जाति का वही काम को करेगा, दूसरा काम करने की उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वो अगर वो उसको काम नहीं करने आ रहा है, उस काम में वो पारंगत नहीं है, अच्छा से नहीं कर पा रहा है, तो उसको कैसे कर पाएगा? बच्चों नहीं कर पाएगा उस काम को, तो उस काम में वो सफलता नहीं मिलेगा उसको, मतलब उसको सफल नहीं हो पाएगा वो इंसान, दिक्कत हो जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है? बच्चों लेखक आज के युग में सबसे बड़ी जो समस्या मानता है बच्चों, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो है ना, ये जाति प्रथा को मानता है। जो जाति प्रथा में श्रम का जो विभाजन किया गया है बच्चों, उसी को, वो जो जाति प्रथा में श्रम का जो विभाजन है बच्चों, वो गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या है बच्चों। तो ये आंसर लिखेंगे, या लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा में श्रम का विभाजन को मानता है। ठीक है बच्चों, अब क्यों मानता है बच्चों, क्यों नहीं माने? ये तो गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है, इंसान को एक ही पेशा से बांध दिया जाता है ना, और वो इंसान काम को कर पाए या ना कर पाए, बेरोजगार हो जाए, भूखे मर जाए, तो ये सब इसमें कंडीशन होता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ पे लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक के अनुसार बच्चों जाति प्रथा जो है एक हानिकारक प्रथा है। कैसे भीमराव अम्बेडकर जी जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? बिल्कुल सही है बच्चों, जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है ही है बच्चों, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम का विभाजन किया गया है बच्चों। जो जिस जाति का वही काम करेगा बच्चों, दूसरा काम नहीं कर सकता है। और ऐसा करने से क्या कोई इंसान भाई कैसे होगा? अगर वो जिस जाति के वो काम को उससे नहीं हो पाए तो वो कैसे काम कर पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उस काम में उसको मन नहीं लग पाएगा, रुचि नहीं होगी, काम धीरे धीरे कर पाएगा, अच्छा से नहीं कर पाएगा, तेजी से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हानिकारक है बच्चों। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा करते, यही सब बात लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को अच्छा माना है बच्चों? ठीक है, किन विशेषताओं को अच्छा माना है? तो लेखक ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए किस विशेषताओं को अच्छा माना है? हमारे देश में बच्चों जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन नहीं होनी चाहिए,
हमारे देश में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। ये सब रहेगा तब जाकर के हमारे देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगा। अन्यथा ये सब लेकर के चलेंगे, जाति प्रथा में श्रम विभाजन को लेकर चलेंगे, तो हमारे देश में बच्चों सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगा। बच्चों हमारे देश में ज़्यादा से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बच्चों हमारा देश का जीडीपी डाउन हो जाएगा और हमारा देश टूट सकता है, हमारा देश बिगड़ सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखना है बच्चों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश। तो अभी मैं जो यहाँ पे जो बच्चों आपको दिया हमने, ये क्या है, ये तो सारांश ही तो है, ये जैसे पैराग्राफ, ये पाठ सारांश, तो पाठ सारांश है। आप इसको अच्छा से पढ़ेंगे बच्चों और बढ़िया से पढ़ के इसको आप लिखेंगे, यही इसका पाठ सारांश है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं बच्चों ये पाठ आपको अच्छा से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को बच्चों, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से इसको पढ़ करके एक बार समझने की कोशिश करें, और उसके बाद बच्चों जितने भी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है बच्चों, इसका अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में इस सभी का आंसर लिखे, पड़े आंसर राइटिंग करें बच्चों। ठीक है, एक बार आंसर राइटिंग करेंगे बच्चों, अभ्यास हो जाएगा, चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले आपको करवाएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद बच्चों मैं टेस्ट क्रिएट करूंगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा बच्चों, उसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाएगा। 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस को आपको बनाना होगा बच्चों। ठीक है, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक को डाला जाएगा, आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक, तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आया होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे, फिर टेस्ट होगा। तो आज इतना ही बच्चों, चलते हैं, बाय, सी यू, थैंक यू।